अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपस में रिलेशन। सर वो तो लेक्चर 3 में भी पढ़ा था बच्चे, वहाँ पे हमने प्रोजेक्शन को एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट कराया था। आज की क्लास में प्रोजेक्शन को वाई एक्सिस पर वाइब्रेट कराएंगे। सर बस इतना ही पढ़ेंगे? नहीं बच्चे, आज की क्लास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी यहाँ पर बनाना सीखेंगे। साथ साथ देखेंगे कि कब हमने कोसाइन फंक्शन डिस्प्लेसमेंट में यूज़ करना होता है, कब हमने साइन फंक्शन यूज़ करना होता है। साथ इतने टॉपिक से रिलेटेड आपके पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, आगे चलने से पहले ये कोई नया लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर नंबर 3 की कंटिन्यूटी में है। लेक्चर नंबर 3 टू के लेंदी हो गया था, 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई थी, तो मैंने उसको आगे कंटिन्यू करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं यहाँ से अलग एक पार्ट बना रहा हूँ। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा हुआ तो भाई साहब पहले वो देख लेना, वरना यहाँ वाले कॉन्सेप्ट्स आपके जहाज़ होते जाएंगे। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्हा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, लेक्चर नंबर 3 में हमने जो इक्वेशंस ड्राइव की थी उसमें से एक थी x = x0 cos ओमेगा t। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है और आपने उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिफाइन करनी है तो वो थी -x0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर बच्चे हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर आपने एक्सेलरेशन डिफाइन करनी है, कोई ऐसी बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रही है, तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई थी -x0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम लोगों ने ये सारी इक्वेशन ड्राइव की थी विदाउट यूजिंग कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है पाकिस्तान के सिलेबस के हिसाब से। ऑल्दो कि इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको थोड़ा सा फील दूंगा कि जहां पर आप कैलकुलस की मदद से, तो डेरिवेशन बहुत आसान है, एक एक लाइन में आंसर आएगा, वो मैं आपको एक स्टेप में दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने लेक्चर 3 में पूरा कॉन्सेप्ट का फील लिया था कि ये कैसे ड्राइव हो रही है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। देखो भैया, हमने बात ये करी थी कि अगर मेरे पास एक कोई हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। सर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है? ये चीज़ होती है बेटे जो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मेरा बेटा एक स्प्रिंग मौजूद है और एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ एक अदद मास। ये मास अभी जिस पॉइंट पर रखा हुआ है मेरे बेटे, इस पॉइंट को हमने कहा था ये है हमारा मीन पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इसे आप कहते हो। अगर मैं इस पॉइंट से मास को घसीट करके आगे ले जाऊंगा और फिर छोड़ूंगा तो मास मूव करता हुआ यहां आएगा अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, फिर आगे जाएगा इनर्शिया की वजह से, देन यहां आएगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, देन आगे जाएगा इनर्शिया की वजह से, और ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। क्लियर हो गया? यहां पे मैक्सिमम आपका मास जहां तक जाएगा उसको हमने कहा था ये हमारे पास था हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। यहां पे हमारे पास जितने पॉइंट पर आएगा इसको हमने कहा था ये भी हमारे पास था हमारा एक्सट्रीम पॉइंट। 2 एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। जितना फासले पर ये एम्पलीट्यूड था आपके पास, उतना ही फासले पे यहां से ये, अगर x0 डिस्टेंस मीन पॉइंट से यहां गए तो x0 डिस्टेंस ही मीन पॉइंट से आपका यहां गए। तो हमने जब अपना साइकिल स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी, ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर गया और आपने छोड़ दिया, यानी कि टाइम t = 0 पे जो आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कहाँ पे मौजूद थी? पॉजिटिव एक्सट्रीम के ऊपर मौजूद थी। जहन में रखिएगा। फिर यहाँ से आपकी बॉडी मूव करते हुए ऐसे गई, फिर यहाँ से वापस आई और हमने कहा था एक साइकिल मुकम्मल हो गया। और हमने इसके कॉन्सेप्ट देखे थे फेजर डायग्राम को लेके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी इक्वेशन ड्राइव हुई थी इस बेसिक कहानी के ऊपर कि टाइम t = 0 पे जो आपकी बॉडी है वो कहाँ पर मौजूद है? पॉजिटिव एक्सट्रीम के ऊपर मौजूद है। उसके ऊपर हमने ये सारी इक्वेशंस ड्राइव की थी। फिर मेरा बेटा हमने एक चीज़ और देखी थी, उसके लिए मैं यहाँ पे ज़रा कुछ फिगर बनाऊंगा, तो ज़रा वीडियो को पॉज कर दूँ। अब ये मेरा बेटा जो मैंने आपके सामने कुछ फिगर बनाई है, ये मैंने वहाँ पे आपको ड्राइव कराया था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट मास P या एक पॉइंट पार्टिकल P यहाँ पे मौजूद है एट टाइम t = 0 और ये ऐसे रोटेट करना शुरू करता है विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो यकीनन ये पार्टिकल P ऐसे मूव करता जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा।
एक चक्कर की अगर बात करें तो हम एक ही चक्कर की बात करेंगे अभी। तो इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे बनाया। पार्टिकल भी कुछ टाइम बाद यहाँ आएगा तो मैंने यहाँ बना दिया, पार्टिकल भी कुछ टाइम बाद यहाँ आएगा तो ये बना दिया। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर पूरे चक्कर का जो इसका टाइम है वो कैपिटल T के बराबर है, तो जब पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाला जो टाइम होगा ये मेरा बेटा T/4 होगा। अरे भैया पूरा टाइम अगर कैपिटल T है तो यहाँ तक आने का मतलब चौथे हिस्से का टाइम कवर हुआ। अभी भाई ये पूरा सर्कल है, इसके 4 पार्ट्स करेंगे तो पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अभी पार्टिकल ने 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर किया, फिर 2/4 हो गया, फिर 3/4 हो गया और फाइनली टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ तक जब पार्टिकल आया तो T/4, फिर पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसको मैंने कहा था 2T/4 या T/2। फिर पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसे हमने कहा था 3T/4। फिर पार्टिकल फाइनली वापस यहाँ पे आएगा तो T = T, यानी कि पार्टिकल इस पॉइंट पे मौजूद होगा 2 टाइम इंस्टेंट पे, एक साइकिल के स्टार्ट में, एक साइकिल के इख्तिताम पर। ठीक है, जब पार्टिकल बच्चे ऐसे मूव करना शुरू करता है, मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे शो करी हैं। पार्टिकल यहाँ आया, तस्वीर खींच के यहाँ लगा दी, पार्टिकल यहाँ आया, तस्वीर खींच के यहाँ चिपका दी, पार्टिकल यहाँ आया, ये रही, पार्टिकल यहाँ आया, पहले यहाँ आया, ठीक है, फिर यहाँ। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट इंस्टेंट्स पे इसका एक कंप्लीट साइकिल शो किया हुआ है। हमने कहा था कि हमने क्या करना है, हमने पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो पार्टिकल P है आपका, अगर आप नोट करोगे ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमने देखना है इसकी प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ करी एंड दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। किस एक्सिस पे परपेंडिकुलर, जिस पे प्रोजेक्शन ली है। किस पे ली थी हमने, एक्स एक्सिस पे ली थी। तो भाई ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है प्रोजेक्शन जिसको मैं कैपिटल Q से शो कर रहा हूं। देखो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। क्लियर हो गया। जैसे यहां से देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, क्लियर हो गया। सर अब यहां क्यों नहीं ड्रॉ करी, क्योंकि ये तो बेटे इसी एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है ना। तो ये है आपका जो प्रोजेक्शन Q है ना, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो किया हुआ है, दिस इज प्रोजेक्शन Q। चलिए ये प्रोजेक्शन हो गई, ये प्रोजेक्शन है। अब आप नोट करो, जैसे जैसे आपका पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो आपकी प्रोजेक्शन यहां से यहां जा रही है। चेक करना जरा, जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो प्रोजेक्शन यहां से यहां आई। देखो पहले यहां थी, फिर यहां आई, ये बनी हुई, फिर यहां आ गई। देख रहे हो, प्रोजेक्शन यहां आ गई। अब पार्टिकल यूं आएगा, प्रोजेक्शन यहां से इधर जाएगी। देखो पार्टिकल आगे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, तो प्रोजेक्शन यहां से ऐसे आ रही है। देखो आगे जाती नजर आ रही है आपको प्रोजेक्शन। बोलो मेरा बच्चा, प्रोजेक्शन कहां जा रही है, आगे जा रही है। तो प्रोजेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम आई। फिर आगे जब आपका पार्टिकल वापस जाएगा तो प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस कहां जाएगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। देखो नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रही है। ये चीज तो यहां पे भी हो रही है। देखो अब उस प्रोजेक्शन को ध्यान में रखो, प्रोजेक्शन क्या कर रही है जरा सोच के देखो। प्रोजेक्शन यहां से जा रही है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, T/2 पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर T/2 से बाकी के T के अंदर वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ रही है। तो ये कर रहा है। जब आप यहां पे लाए थे, टाइम T = 0 पे आपका ये जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम था वो यहां पे था, आपने छोड़ा, ये गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस कहां आया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। बच्चे अगर आपको इसमें कोई जरा सा भी कंफ्यूजन है तो लेक्चर नंबर 3 लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने ये सब इसी के हवाले से डिफाइन किया था। मैंने कहा था ये हमारा फेजर डायग्राम है जिसके अंदर मेरे पास एक कोई रोटेटिंग फेजर मौजूद है। ये रोटेटिंग फेजर था और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, x0, और ये रोटेट कर रहा था विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो 3 इक्वेशंस थी, इनकी मदद से हम क्या कर पा रहे थे, इनकी मदद से हम किसी भी टाइम इंस्टेंट t के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाल के बता रहे थे। और SHM को डिफाइन करने के लिए हमारे पास यही 3 पैरामीटर्स होते हैं, x, v एंड a। क्लियर हो गया। और साथ मेरा बेटा हमने टाइम पीरियड की भी बात की थी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/ω। साथ हमने फ्रीक्वेंसी की भी बात की थी, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, बन जाएगा ω/2π। क्लियर हो गया। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो। अब शुरू करते हैं मेरे बच्चे हम अपना आज का लेक्चर। अब देखो बच्चे, जिस तरह हमने एक्स एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन कंसीडर की थी तो हमने वहां पे अपना हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम देखा था। अब अगर इसी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को मैं ऐसे हैंग कर दूं, समझना जरा। अभी मेरे पास जो स्प्रिंग था वो ऐसे कनेक्ट हुआ था और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर मास रखा हुआ था। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां से इसे हैंग कर देता हूं और मैंने जो है ना वो यहाँ पे नीचे जो मास है अभी इसे फ्रीली नहीं छोड़ा हुआ, मैंने यहाँ नीचे हाथ रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे नीचे क्या किया हुआ है, हाथ रखा हुआ है। समझते रहिएगा, मैंने यहाँ हाथ रखा हुआ है और यहाँ पे जो मेरे पास ये
स्प्रिंग की लेंथ है ये मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या कहलाती है बेटे? ये कहलाती है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। आपको ये बात समझ में आ रही है कि जैसे ही मैं अपना हाथ यहां से हटाऊंगा ये मास कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों भाई? इसको मैंने ऐसे लटकाया हुआ है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से तय है कि इसने कहां जाना है? नीचे जाना है। देखो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया जिसकी वजह से मैंने इसको होल्ड किया हुआ था तो ये अल्टीमेटली कहां पे आ गया? नीचे आ गया। कब तक नीचे जाता रहेगा? सोच के देखो मेरे बेटे, ये जब तक नीचे जाता रहेगा जब तक कि जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो बराबर ना हो जाए जो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगी। सर फोर्स क्यों डेवलप होगी? अरे भैया देखो, स्प्रिंग के आगे जो मास लगा हुआ होता है, स्प्रिंग चाहता है मास अपनी जगह पे रहे। जैसे ही आप मास को घसीटते हो स्प्रिंग में क्या डेवलप होती है? फोर्स डेवलप हो जाती है। अब यही चीज को आप वर्टिकल सस्पेंशन में देखो, आपने ऐसे रखा, नीचे हाथ रखा, जैसे ही आप हाथ हटाओगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास पे एक्ट करेगी। मास कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कब तक नीचे जाएगा? जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उसमें एक फोर्स आएगी जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, जहां पहले था मास वहां पे उसको ले जाने के लिए। तो ये फोर्स बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मास नीचे जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर आने वाली फोर्स भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो कब तक आपका ये मास नीचे आता जाएगा? जब तक कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ये जो के वाई है ये आपस में बैलेंस ना कर दे। सर ये के वाई क्या चीज़ है? देखो समझना ज़रा। देखो मेरा बेटा, के वाई से मुराद है, या के तो मेरा बेटा आपके पास हो गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटे? जैसे हमारे पास जो ऑसिलेशन वाला कोई भी हमारा इक्वेशन होता है उसमें मैंने कहा था ये के हमारे पास क्या है? के इज फोर्स कांस्टेंट। अब मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करता है, या कह लो कि स्प्रिंग की नेचर को डिफाइन करता है, या कह लो स्प्रिंग की रिजिडिटी को डिफाइन करता है। और आसान कर लेते हैं। देखो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट देखी होगी, यहीं से निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। आपका जो स्प्रिंग होता है इस पे आप फोर्स लगाओ तो ऐसे दब जाता है, फोर्स लगाओ तो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या डिफाइन करता है कि आपका स्प्रिंग कितना टफ है, कितना स्टिफ है, कितना रिजिड है। सोचो आपके बॉल पॉइंट में स्प्रिंग होता है, खींचते हैं आराम से खिंच जाता है। आपकी मोटरसाइकिल में भी स्प्रिंग होता है जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ट्रक में भी होता है, सोफे में भी होता है, हर जगह होता है। तो क्या सारे स्प्रिंग एक जितने स्टिफ होते हैं? नहीं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है, सुनना गौर से, 1 मीटर स्ट्रेच करने के लिए, 1 मीटर स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए कितने न्यूटन की फोर्स चाहिए, या 1 मीटर स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए कितने न्यूटन की फोर्स चाहिए। तो 1 मीटर को स्ट्रेच करने के लिए जितनी ज्यादा फोर्स चाहिए इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट उतना ज्यादा है, आपका स्प्रिंग उतना ज्यादा रिजिड है, उतना ज्यादा स्टिफ है। गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्सेप्ट का फील आ गया? ठीक है, अब यहां आ जाओ वापस। तो मैंने बताया जैसे जैसे ये मास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा इसमें फोर्स आएगी और वो फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। और कितना बढ़ेगी? जितना वाई ज्यादा होगा उतना फोर्स बढ़ जाएगी। वाई ये डिस्टेंस है। सर अभी तो ये हम कर क्या रहे हैं समझना। ये मेरा बेटा हमारे पास जो अब मैंने जिस पॉइंट पे अब मैंने अपने मास को रखा है ना, ये मेरा बेटा हमारे पास कहलाएगा मीन पॉइंट। क्या मतलब सर? मीन पोजीशन क्या होती थी? आप कैसे डिफाइन करते हो कि मीन पॉइंट क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता समझो बेटे। मीन पॉइंट वो जगह होती है जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी होता है 0। यही वजह है कि मेरा बेटा इस पॉइंट को हम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको रोटेशन वाले पार्ट में। इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जहां पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। जब आप हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हो ना, इसकी बात करते हो, इसी चीज को अगर मैं यहां पे रखता, समझिएगा जरा, इसी चीज को अगर मैं यहां पे रखता तो ये था मेरा बड़े मजे का सीन, और यहीं पे ये जहां पे मास रखा हुआ है यही इसका मीन पॉइंट होता। यानी कि जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है इसी नेचुरल लेंथ के आगे इसका क्या होता? मीन पॉइंट। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो 10 मीटर है। तो मेरा बेटा ये वही स्प्रिंग है, इसी को मैंने यहां रखा हुआ है। तो आपका जो मीन पॉइंट होता हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में वो 10 मीटर के फौरन बाजू में ही होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहां पे ऐसा नहीं है वर्टिकल केस के अंदर। तो पहली बात आपने ये ध्यान में रखना है कि वर्टिकल केस के अंदर जो मीन पॉइंट है जिसके अबाउट में ये बॉडी वाइब्रेट करेगी वो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के साथ नहीं होगा, वो उससे कहीं नीचे होगा। क्यों? इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये मास खुद ब खुद क्या होगा? नीचे आएगा। आप नहीं ला रहे इसे अभी नीचे, ये खुद ही नीचे आ रहा है। देखो यहां सोचो,
अगर मैं इसको यहां रख के छोड़ दूं, क्या ये अपनी मर्जी से सीधे हाथ पे जाएगा? नहीं। क्या अपनी मर्जी से उल्टे हाथ पे आएगा? नहीं। जब तक मैं इसके ऊपर मस्ती नहीं करूंगा, इसको यहां लेके जाके छोड़ूंगा नहीं, तब तक इसने वाइब्रेट करना नहीं है। तो ये मेन पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहां पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे मैंने इसे लटकाया, मैंने नीचे हाथ रखा हुआ था, जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कहां आएगा? नीचे आएगा। अब जहां पे आके ये रेस्ट में आएगा, ये पॉइंट होगा मेरा बेटा इसका मीन पॉइंट या स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अपनी कॉपी में नोट करोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर नीचे होता है अपनी नेचुरल लेंथ से ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया? तो भाई इसके ऊपर ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और हम ये बात कह सकते हैं कि चूंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 है, ये मीन पोजीशन है, अभी नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही है। कभी कभार ये y का वैल्यू भी निकालने के लिए आपको दे सकता है। तो अगर y का वैल्यू निकालने के लिए देगा कि नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आके आपको मीन पॉइंट मिलेगा, तो आप यहां से निकाल लोगे mg डिवाइडेड बाय k। सही हो गया? तो m क्या है? मास, g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, k क्या है? स्टिफ कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, फोर्स कांस्टेंट हमेशा स्प्रिंग की नेचर नहीं बताता। मैंने पहले भी बताया था, फोर्स कांस्टेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। अभी चूंकि हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हां, इसमें आप कह सकते हो कि फोर्स कांस्टेंट इक्विवेलेंट है किसके? स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है? अब अगर मैं सोचो, अगर मैं इस मास को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा, तो इस पॉइंट के अबाउट में ये मास क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा, तो भी इसी पॉइंट के अबाउट कर रहा होगा। समझ आती है? ये है मीन पॉइंट, बस इतना पॉइंट समझ लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके ऊपर थोड़ी मस्ती करके देखते हैं और फिर y एक्सिस वाली प्रोजेक्शन देखते हैं। असल में y वाली जो प्रोजेक्शन है उसको इसी से समझाना है, इसलिए आपका वर्टिकल मास स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मेरा बेटा मैंने क्या किया, अब जरा समझिएगा। मैंने क्या किया, अच्छा वाला मेरा मास यहां पे मौजूद था, मीन पोजीशन अचीव कर चुका था, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था। कितना एक्सटेंड? y एक्सटेंड हुआ था, और ये मीन पॉइंट था क्योंकि नेट फोर्स यहां पे क्या थी? 0 थी। मुझे सूची थोड़ी सी मस्ती, तो मैंने क्या किया, इस मास को थोड़ा सा नीचे लेके गया और छोड़ दिया। कितना नीचे लेकर आया हूं? चेक करो, ये मैं नीचे लेकर आया, इसको x डिस्टेंस नीचे ले आया, अपने मीन पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे ले आया। जैसे ही मैं इसको यहां से लाके छोड़ूंगा तो ये वापस यहां जाना चाहेगा, फिर इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। सर यहां से ऊपर कितना जाएगा? जितना नीचे आया था। ये तो अभी आप पढ़ चुके ना मेरा बेटा, ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि आपके पास जो मास ऑसिलेट करता है वो मीन पॉइंट से दोनों तरफ एक जितने डिस्टेंस के ऊपर ऑसिलेट करता है। तो इतना यहां से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्री ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, तो सारी जिंदगी ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। अगर मैं यहां पे देखूं इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जरा देखो। एक तो भाई साहब इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे लग रही है, एक आपके पास ये के वाई वाली फोर्स है जो कहां लग रही है? ऊपर। जैसे ही इसको आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके नीचे ले आए, क्या मैं कह सकता हूं एक रीस्टोरिंग फोर्स KX नाम से भी आ जाएगी? हाँ या ना? अरे भैया, जब मैं इसको यहां से आगे लेकर आ रहा था तो इसमें क्या आ रही थी? रीस्टोरिंग फोर्स, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेस करूंगा उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स उसमें आ जाएगी। तो यही तो है, बस इसको उल्टा करके लटकाया हुआ है। तो जब मैं इसको मीन से नीचे लेकर आऊंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, जितना ज्यादा नीचे लेकर आऊंगा उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। अब कुछ फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, कुछ फोर्सेस नीचे लग रही हैं। अगर मुझे यहां पर नेट फोर्स की इक्वेशन ड्राइव करनी है, अच्छे से देखिएगा, किसकी इक्वेशन? नेट फोर्स की इक्वेशन। देखो, नेट फोर्स, ऊपर वाली फोर्सेस को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाली फोर्सेस को नेगेटिव, क्योंकि ऊपर प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा के वाई प्लस के एक्स, दोनों ऊपर की तरफ है, माइनस का mg, ये नेट फोर्स होगी। ऐसे ही है। और मैं यहां पे एक अदद लगा रहा हूं मेरा बेटा माइनस साइन। माइनस साइन क्या बोल रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि आपकी जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में उल्टी है। चेक करो जरा। अगर मैं आपसे पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट यहां पे बताओ जरा कहां पे हुआ है, तो भाई साहब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे हाँ ना भाई, ये मीन पॉइंट है, बॉडी कहां आई है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कहां है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं आपसे पूछता हूं नेट रीस्टोरिंग फोर्स बताओ, तो भाई ये है नेट रीस्टोरिंग फोर्स। सर आपको कैसे पता?
भाई ऐसे पता नेट रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, बॉडी का पोजीशन रीस्टोर करना। बॉडी कहां है, नीचे, तो फोर्स कहां लगेगी इसका पोजीशन रीस्टोर करने के लिए, ऊपर के नीचे। नीचे लगेगी तो बॉडी अपनी मेन पोजीशन में जाने के बजाय मजीद नीचे जाएगी, तो इसका मतलब नेट रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रही है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे। अब यही केस अभी आगे करेंगे ना, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, नेट रीस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड है। तो ये वही चीज आ गई। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपका जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस नेट रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और यहां वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है जो मास स्प्रिंग सिस्टम में हैंग हुआ है। ठीक है, समझ आती है बात की। अब जो मर रहा है इसको मार दो। हमें नजर आ रहा है के वाई से एम जी मर गया, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं ये बात, के वाई एम जी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी नोट कर लेना, इससे कभी सवाल आया नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि आपका वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो एक्सटेंडेड लेंथ है, कितनी इजाफी लेंथ के ऊपर जाके आपका मीन पॉइंट अचीव होता है। ठीक है, तो यहां से मेरा बेटा अगर आप नोट करोगे तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि जो एफ नेट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां से ये एफ नेट रीस्टोरिंग फोर्स ही है, ठीक है, नेट रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आर है, और हमें पता है ये इक्वेशन कौन सी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मेरा बेटा इसका मतलब हमने क्या सीखा कि जो आपका वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है वो भी बेसिकली क्या कर रहा होता है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता हैगा। क्लियर हो गया। अब इसी चीज को देख लो, अगर मैं यहां से इसको ऊपर लेके चला जाता, अभी तो मैं नीचे लेके आया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करता, ऊपर लेके जाता, देखो समझ ना, इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें यहां से, ये असल में मीन पोजीशन है इसलिए इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये इधर आ गया, अब मेरे बच्चे मैंने क्या किया, इस फिगर को गौर से देखो। मैंने आपको कहा था अगर आप इसके साथ कोई भी मस्ती करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे छोड़ दोगे तो भी ऐसे ऑसिलेट करेगा, इसको नीचे लेके जाओगे खींच के छोड़ दोगे तब भी ऐसे क्या करेगा भाई लोग, ऑसिलेट करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया और छोड़ दिया। अच्छा, कितना ऊपर लेकर गए भाई साहब, वापस डिस्प्लेसमेंट मैंने कुछ कवर कराई, मान लो x, जितना ऊपर ले जाके छोड़ूंगा उतना ही यहां से क्या होगा, नीचे आएगा। ये बात हमें समझ में आती है अच्छे तरीके से। जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं जरा देखो कौन कौन सी फोर्सेज है, एक तो भाई साहब वेट है जो कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, एक केवाई वाली फोर्स है, ये सब तो पहले से एक्ट कर रही हैं, अभी नहीं आई है। अभी वाली कौन सी फोर्स आई है, अभी वाली फोर्स आई है के एक्स, जो कहां एक्ट करेगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर के एक्स क्यों आई है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोर करने के लिए। अच्छा भला यहां पे था, आप कहां लेके गए, ऊपर, तो अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, वापस वही काम करेंगे, नेट फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे। तो भाई साहब नेट फोर्स की इक्वेशन, ऊपर वाली फोर्सेस पॉजिटिव ले लेंगे तो के वाई, नीचे वाली फोर्सेस नेगेटिव ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का के एक्स और साथ में क्या आ गया, माइनस का एम जी। क्लियर हो गया। सर यहां भी नेगेटिव साइन लगाएंगे, जरूरत नहीं है, खुद ही नेगेटिव साइन यहां पे जनरेट हो जाएगा, चेक कर लो। यही वजह है कि अक्सर किताबों में ना वो मेन पोजीशन से ऊपर ले जाके दिखाते हैं, वहां पे क्योंकि यहां पे खुद से नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही नेगेटिव साइन आता है, इसलिए। खैर मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि यहां पे क्यों लगाना पड़ता है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट का फील तो आ गया होगा। देखो वही वाला हमारा एक ही स्टैंडर्ड पॉइंट है, कोई टेंशन नहीं है। वजह क्या है मेरे बच्चे, देखो वजह सिंपल सी ये है, अगर आप यहां पे नोट करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं नेट रीस्टोरिंग फोर्स कहां है, तो भाई साहब ये है नेट रीस्टोरिंग फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं कहां है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट कहां आपको दिख रही है, बॉडी पहले यहां थी, यहां से कहां चली गई, ऊपर चली गई। तो भाई साहब आप देखो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव आ रही है, नेट रीस्टोरिंग फोर्स कैसी आ रही है, नेगेटिव या ऑपोजिट आ रही है। अगर एक्स ऊपर है एफ नेट नीचे है, तो हमने पहले भी तो नेगेटिव साइन इसी वजह से लगाया था, यहां पे नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आएगा। देख अभी आपको साबित कर देते हैं। के वाई से एम जी क्या हो गया मेरा बेटा, कैंसिल हो गया, तो एफ नेट विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स। सोच के देखो, जब एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेट नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस प्लस द माइनस होता है, जब एक्स नेगेटिव है तो एफ नेट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस द प्लस हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया था। पॉइंट समझ में आ गया, सही है। तो अक्सर आप किताबों में देखोगे ना तो एक्सप्रेशन यहीं से ड्राइव हुई होती है, क्योंकि इसमें खुद से कुछ काम नहीं करना पड़ता, इसमें लगाना पड़ता है समझाने के लिए। तो ये बन जाएगा एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यानी कि मेरा बेटा आपने एक बात सीख ली
क्या बात, जल्दी से मैं उसे समराइज कर रहा हूं। आपने ये सीखा कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है तो जो उसकी नेचुरल लेंथ है वहीं पे उसका मीन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इसी को अगर आप वर्टिकल सस्पेंड कर दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप उसे पकड़ के रखोगे, जैसे ही हाथ हटाओगे वो अपने वजन की वजह से मास कुछ कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तब तक नीचे जाएगा जब तक के वाई एक्सटेंडेड लेंथ को शो कर रहा है, mg को बैलेंस ना कर दे। जहां बैलेंस कर देगा वहां आपका आ गया मीन पॉइंट। तो पहली बात समझने वाली ये है कि आपके पास जो मीन पॉइंट आता है वो नेचुरल लेंथ से कुछ ज्यादा लेंथ के ऊपर आता है, और ये एक्सटेंडेड लेंथ आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट, जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग की स्टिफनेस या रिजिडिटी या नेचर को बता रहा होता है। और मैंने आसान भाषा वाली एक डेफिनेशन बताई कि 1 मीटर एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में लाने के लिए जितने न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ती है, दैट विल डिफाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर मैंने कहा भाई इसको अगर इस पॉइंट से नीचे ले आके छोड़ेंगे तो वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन। फिर ऊपर ले जाके छोड़ के भी देख लिया, और हमने दोनों तरह से साबित किया कि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ जो नेट फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड हमेशा हमेशा। सेट हो गया। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने वही वाला काम, हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान का रिलेशन है उसी को दोबारा से ड्राइव करना है, बट विद द डिफरेंस अब की बार हम जिस एक्सिस पे प्रोजेक्शन कंसीडर करेंगे वो होगी मेरा बेटा हमारे पास वाई प्राइम, या इसे आप वाई नेगेटिव कह लो, इसे आप वाई पॉजिटिव कह लो। जितनी चीज़ें अपवर्ड डायरेक्टेड होंगी उसे हम प्लस लेंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा उसे हम माइनस लेंगे, और अपनी इक्वेशन का सेट ड्राइव कर लेंगे। इसके ऊपर जाने से पहले, और इस बेहुदा सर्कल को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसको भी करते हैं। पहले जरा यहाँ पे आ जाओ, इसको भी देखते हैं अभी ये क्या है। देखो यहाँ पे ये मेरा बेटा, मेरे पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है जो अभी यहाँ पे रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि ये अपने मीन पॉइंट पे, बस ये ध्यान में रखना, ये मीन पॉइंट नेचुरल लेंथ से कहीं नीचे होगा, एक्सटेंडेड लेंथ पे आएगा। अब मैं इसको जैसे ही नीचे ले जाके छोड़ता हूँ ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, करता रहेगा। मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन कब शुरू करी, देखो गौर से, जैसे ही मैंने इसको नीचे ले जाके छोड़ा मैंने वहां से इसको ऑब्जर्व करना शुरू नहीं किया, ये बड़े मजे से ऐसे ऑसिलेट करता जा रहा है। जैसे ये, जैसे मान लो मैंने यहां से छोड़ा, मान लो ये मेरा मास स्प्रिंग सिस्टम था, ऐसे में मास को नीचे लेके आया, छोड़ दिया, ये मास ऊपर जा रहा है। जैसे ही मीन पॉइंट पे आया अब मैंने बोला ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो, यानी टाइम t = 0 पे जो मेरा मास था वो यहां पे था, यहां से मेरा मास कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और कहां तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। फिर वहां से क्या होगा, नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक नीचे आएगा। फिर क्या होगा, फिर ऊपर आएगा मीन पॉइंट पे। ये आपने समझना है, एक साइकिल पूरा हो गया। साइकिल का कॉन्सेप्ट तो मेरा बेटा हमें अच्छे से क्लियर है ना। साइकिल क्या होता है, जहां शुरू वहीं खत्म, ऐसे ही है। क्या होता है, जहां शुरू वहीं खत्म, दोनों एक्सट्रीम को एटलीस्ट एक बार टच करना। मैं मास को नीचे लेके आया, छोड़ दिया, अभी मेरा साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही यहां पे आया स्टार्ट हो गया। ऊपर गया, पहला मीन पॉइंट, फिर नीचे आया, अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि दूसरा मीन पॉइंट तो टच ही नहीं हुआ, फिर नीचे आया, ये दूसरा मीन पॉइंट, फिर ऊपर आया, साइकिल खत्म। यानी अगर मैं मार्किंग कर दूंगा तो टाइम t = 0 पे जो मेरा ये ऑसिलेटर था वो यहां पे था, टाइम t = t/4 पर वो यहां पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है मेरा, क्योंकि ऊपर वाला एक्सट्रीम है ना बेटे, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज x = 0। मेन पोजीशन का मतलब क्या है, x = 0। यहाँ लिखो एक ही बात है, ठीक है। फिर नीचे आया मीन पे, फिर वापस कहाँ आया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। इसका मतलब क्या है, x = -x0। फिर वापस कहाँ आया, मीन पे। पहले आपने इतनी चीज सोचनी है, ठीक है। यहाँ पे कब आएगा, 3t/4 पे। देखो फिर सुनो, t = 0 पे यहाँ पे था, t/4 पे यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे आया। जब वापस यहाँ पे आएगा तो टाइम हो रहा होगा 2t/4, या आप कह सकते हो इसे t/2। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो t = 0 पे यहाँ था, फिर ऊपर गया t/4, फिर आया तो 2t/4, इसको हम आगे चल के t/2 भी कहेंगे कैंसिल करने के बाद। फिर नीचे आया 3t/4, फिर वापस ऊपर आया, तो मेरा बेटा ये हो जाएगा 4t/4, या इसे आप t भी कह रहे होगे। देखो अच्छे से गौर से समझ लो, ये बात अगर समझ में आ गई ना तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये मास स्प्रिंग सिस्टम ऐसे हैंग हुआ था, मैं नीचे ले जाके छोड़ दिया, ये ऊपर आ रहा है। अभी मैंने ऑब्जर्वेशन पढ़ना शुरू नहीं करी, टाइम t = 0 पे यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर गया, t/4 पे यहाँ पे आया, फिर एक और t/4 हो गया, तो कितने हो गए, 2t/4 पे यहाँ आ गया, इसको t/2 भी कह सकते हैं। फिर 3t/4 पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गया, फिर 4t/4 पे वापस मीन पर आ गया।
क्लियर हो गया? अब इसको देखो यहां पे जरा, ये पार्टिकल है मेरा बेटा, आपने इसको नोट करो, ये पार्टिकल वापस ऐसे मूव कर रहा है। आपने इसकी अब की बार जो प्रोजेक्शन देखनी है वो देखनी है वाई एक्सिस पे। जब पार्टिकल यहां पे है तो भाई साहब आप जरा नोट करें, ये प्रोजेक्शन जो क्यू है वो यहां पर है। कुछ टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहां से मूव करके आता है यहां पे। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी प्रोजेक्शन बताओ, तो भैया इसकी प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, सिखाया था ना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी ऑन द एक्सिस। किस एक्सिस पे, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। आप किस पे ले रहे हो, वाई पे ले रहे हो, तो भाई सर ये रहा। क्या नजर आ रहा है, प्रोजेक्शन यहां से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर कुछ टाइम बाद पार्टिकल मान लो यहां कहीं पे आ गया, अब प्रोजेक्शन लो, जब पार्टिकल यहां आ गया तो ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। स्टार्ट में एट टाइम t = 0 प्रोजेक्शन कहां थी, मीन पॉइंट पर। जब पार्टिकल यहां पर आएगा तो प्रोजेक्शन यहां चली जाएगी। यहां तक आने का टाइम t/4, टाइम t = t/4 पे प्रोजेक्शन पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। पार्टिकल यहां आएगा, प्रोजेक्शन वापस नीचे आएगी, यानी कि टाइम t = t/2 पे प्रोजेक्शन वापस मीन पॉइंट पे। पार्टिकल यहां आएगा, प्रोजेक्शन यहां से नीचे आएगी। करके देख लो, मान लो पार्टिकल यहां था, प्रोजेक्शन यहां आ गई, पार्टिकल यहां 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 आ रहा है। जब यहां होगा पार्टिकल, ये पार्टिकल है तो प्रोजेक्शन देखो यहां से नीचे आ रही है। देखो बच्चे और से, प्रोजेक्शन क्या हो रहा है मेरा बेटा, नीचे आ रही है। जब पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो प्रोजेक्शन यहां से यहां आ जाएगी। टाइम t = 3t/4 पे प्रोजेक्शन आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पे। पार्टिकल यहां जाएगा, ये प्रोजेक्शन वापस यहां जाएगी। पहले इतना हिस्सा आप जरा अपने पास हजम कर लो जो मैंने अभी आपको बात बताई है। हम कर क्या रहे हैं, हम पार्टिकल की प्रोजेक्शन देख रहे हैं। कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। पार्टिकल यहां था, प्रोजेक्शन ये रही। कैसे ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शन, भैया सिंपल है। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, भाई ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आ गया। तो भाई साहब ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ये प्रोजेक्शन बता रहा है, खत्म। पार्टिकल यहां आया, ये आ गया परपेंडिकुलर, पार्टिकल यहां आया, ये आ गया परपेंडिकुलर। समझ आ गई? आप नोट करो, स्टार्ट में आपकी प्रोजेक्शन यहां थी मीन पोजीशन पर, फिर ये कहां जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद ये कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। फिर ये कहां जा रही है, और नीचे जा रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गई। फिर ये कहां आ रही है, वापस ऊपर आ रही है मीन पॉइंट पे। तो क्या यही चीज नहीं हो रही आपको वहां नजर आ रही? टाइम t = 0 पे प्रोजेक्शन मीन पर। टाइम t = t/4 पे पॉजिटिव मैक्सिमा। टाइम t = t/2 पे मीन पोजीशन। टाइम t = 3t/4 पे नेगेटिव मैक्सिमा। टाइम t = 4t/4 या कैपिटल T पे वापस कहां पे आ गई, मीन पोजीशन पे। इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है उसको मैं यहां फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं वाई एक्सिस के ऊपर। बोलो भैया, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वही चीजें जो हमने लेक्चर नंबर 3 में की थी। अब इसी को बच्चे बस हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे शो करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये भैया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि ये मान लिया मैंने, मेरे पास एक अदद क्या है, सर्कल है, ठीक है। समझते हैं जरा आप बात को। ये पार्टिकल है मेरा, ये पार्टिकल ऐसे दायरे में घूम रहा है विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मान लो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये पार्टिकल यहाँ आ गया। अब देखो भैया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। सर बना लें, कंपोनेंट्स भी बना लें जरा। ये लो, ये मेरा बेटा यहाँ पे इसने कुछ एंगल थीटा कवर किया है, और यहाँ पे जो हमारा सर्कल है मेरा बेटा, इस सर्कल का जो रेडियस है इसको हम क्या कहते हैं, x0 कहते हैं। x0 क्या है, एम्पलीट्यूड है। अरे भैया प्रोजेक्शन यहां से ऊपर गई तो ये एम्पलीट्यूड ही तो हो गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन से लेके एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ऐसे गया प्लस x0 फिर मीन पॉइंट, माइनस x0 फिर मीन पॉइंट। समझ आ गया, रेडियस हो गया ये। अब देखो भैया हमें क्या करना है, अब अच्छे से सुनना, हमारा टारगेट क्या है या हम करना क्या चाह रहे हैं। ये है मेरा बेटा हमारा पार्टिकल P, ये है मेरे बच्चे हमारी प्रोजेक्शन Q, ये है मेरा बेटा हमारा मीन पॉइंट O। एक सर्कल है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर सुनते हैं, फिर समझते हैं, ताकि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ये है मेरा बेटा हमारा y नेगेटिव, ये है हमारे पास y पॉजिटिव, और ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल रोटेट कर रहा है दैट इज कांस्टेंट। हमने ये साबित करना है कि इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो हमें ये बात पता है
3 पॉइंट्स का ट्रू होना जरूरी है। पहला, इस प्रोजेक्शन का वाई एक्सिस पे मोशन होना चाहिए ऑसिलेटरी। दूसरा, मोशन होना चाहिए पीरियोडिक, यानी कि इट शुड रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तीसरा, इस प्रोजेक्शन की अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो दैट शुड फॉलो द इक्वेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये करने लगे। पहली चीज जो मैंने अभी यहां आपको दिखाई वो ये है, प्रोजेक्शन का मोशन ऑसिलेटरी है। कैसे? प्रोजेक्शन ऐसे जाती है ऊपर, फिर आती है ऐसे, फिर जाती है ऐसे, यानी कि प्रोजेक्शन ये काम कर रही है, प्रोजेक्शन ये काम कर रही है। क्या ये मोशन टू एंड फ्रो है? यस सर। किस पॉइंट के अबाउट? मीन पॉइंट के अबाउट। तो पहली चीज हमने साबित कर ली, प्रोजेक्शन का मोशन क्या है? ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। अब साबित करना है मोशन क्या है? पीरियोडिक। देखो यहां से नजर आ रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है। भाई साहब जब ओमेगा कांस्टेंट है तो पार्टिकल जो है ये पी से जिसको शो किया हुआ है, इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया। क्यों सर? भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। ये कांस्टेंट हो गया। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो इन दोनों का टाइम पीरियड तो आपस में सिंक्रोनाइज है, इसका मतलब वो भी कांस्टेंट हो गया। क्यों? जब पार्टिकल यहां था प्रोजेक्शन यहां थी, पार्टिकल यहां आया प्रोजेक्शन यहां गई, पार्टिकल यहां आया प्रोजेक्शन यहां आई, पार्टिकल यहां आया प्रोजेक्शन यहां आई, पार्टिकल यहां आया प्रोजेक्शन वापस आ गई। यानी कि जब पार्टिकल का एक साइकिल मुकम्मल हुआ, प्रोजेक्शन की एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई। चेक करो, प्रोजेक्शन गई ऊपर, फिर यहां आई, ये एक वाइब्रेशन नहीं हुई क्योंकि अभी सिर्फ एक एक्सट्रीम टच हुआ है, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। जब इसने एक चक्कर मुकम्मल किया तो इसने अपना एक वाइब्रेशन मुकम्मल किया, तो दोनों का टाइम पीरियड आपस में क्या है? सिंक हुआ हुआ है। इसका मतलब आपने ये भी चेक कर लिया कि मोशन क्या है? पीरियोडिक है। ये लास्ट चीज आपने करनी है और यहीं से हमारी सारी इक्वेशन ड्राइव होती चली जाएंगी। क्लियर हो गया? आ जाओ भाई, थीटा। अब मुझे थीटा चाहिए, कोई मसला नहीं, अभी निकालते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मार्क कर लो। देखो जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है इसको मैं एक्स नॉट कहूंगा क्योंकि ये रेडियस के बराबर है ना भाई। देखो यहां से यहां तक रेडियस है पूरा ये, और रेडियस क्या था मेरा? एक्स नॉट था। और इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास एक्स के बराबर है। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से? मीन पॉइंट से। प्रोजेक्शन कहां है? यहां पे। तो यहां से यहां तक का जो फासला है ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, और क्या होगा? सही, क्लियर हो गया। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो जो थीटा ये है वही थीटा यहां होगा। जेड चेक करो, ये जेड बनता नजर आ रहा है भैया, जेड देखो जेड बन रहा है। तो जो थीटा यहां है वही थीटा यहां है, और ये 90 डिग्री भी बन रहा है आपके पास। तो भाई साहब ये वाली साइड तो मुझे दिख रही है हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने वाली। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? बेस हो जाएगी। भैया बेस वो साइड होती है जहां दो एंगल होते हैं। दो एंगल दिख रहे हैं सर? ये भी तो एंगल है, ये रेफर नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब ये नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस है। अब अगर मैं बात करता हूं तो मुझे नजर आ रहा है साइन थीटा का रिलेशन सम पीपल हैव पी डिवाइडेड बाय एच। और P क्या है यहाँ पे मेरा बेटा? X है। और H क्या है मेरे बच्चे? यहाँ पे X नॉट है। X नॉट को वहां ले जाएंगे तो X विल बी इक्वल टू X नॉट साइन थीटा। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि भाई साहब आप थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, वो वेलोसिटी जिससे ये रोटेट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर 1 सेकेंड में ओमेगा रेडियस कवर करेगा तो 2 सेकेंड में 2 ओमेगा, 3 सेकेंड में 3 ओमेगा, तो t सेकेंड में t ओमेगा रेडियस कवर करेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया मेरा बेटा हमारे पास किसका फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट का। आप नोट करो यहां पे जो बाय डिफॉल्ट साइन आ रहा है वो नेगेटिव नहीं है। कैसा साइन आ रहा है? पॉजिटिव साइन आ रहा है। और यहां से आपको नजर भी आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां पे डायरेक्टेड है? अपवर्ड डायरेक्टेड है। और अपवर्ड कैसा डायरेक्शन है? पॉजिटिव लिया हुआ है। तो सर अगर ये पार्टिकल यहां पे आएगा तब भी अपवर्ड ही होगा, करके देख लो। देखो जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो अगर आप वेक्टर बनाओगे, ऐसे वेक्टर बनेगा, उसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा, एक कंपोनेंट यहां बनेगा। आपका पार्टिकल यहां से यहां तक किसी भी डायरेक्शन में होगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइन कैसा आएगा? अपवर्ड आएगा अलोंग पॉजिटिव वाई। आपका पार्टिकल यहां आएगा या यहां होगा, मतलब लोअर हाफ में कहीं होगा तो डाउनवर्ड आएगा। जब डाउनवर्ड आ रहा होगा तो अब आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन के फंक्शन से खुद ही आ जाएगा। ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी, फिर रिपीट करता हूं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी या ऑल सिली टॉम कैट्स। देखो पहले में सारे फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, यानी कि यहां तक में आपका साइन का फंक्शन पॉजिटिव है तो जो साइन एज इट इज रेप्लिकेट हो जाएगा। नीचे वाले हाफ के अंदर आपका टेंजेंट और कॉस पॉजिटिव है जबकि साइन क्या है? नेगेटिव है। यानी कि आपका अगर पार्टिकल यहां से यहां पे कहीं होगा, यानी कि आपका लोअर हाफ में कहीं पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा, प्रोजेक्शन ऑसिलेट कर रही होगी, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड होगा। और डाउनवर्ड में क्या है? नेगेटिव साइन है। तो वो डाउनवर्ड कहां से आ जाएगा या नेगेटिव साइन कहां से आ जाएगा? ओमेगा टी की वजह से साइन का फंक्शन खुद जनरेट कर देगा।
यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ में आई और कॉन्सेप्ट का फील आया जो मैंने बात की है यहां पे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या करना है भाई, अब मुझे इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना तो खैर कोई मसला नहीं है। देखो भैया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। यहाँ पे ये मान लो भैया हमारे पास, देखो ये मेरा बेटा हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो भाई साहब यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा बेटा इसके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ऐसे आएगी, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इतनी बात तो हमें अच्छे तरीके से पता है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाता हूं तो भाई लोग, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला। अच्छे से डायरेक्शन देखना सब कंपोनेंट्स की। ये है एसी का एक्स कंपोनेंट, ये है एसी का वाई कंपोनेंट। जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पे, ये थीटा एंगल जो यहां है वो वहां चला जाएगा एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपकी प्रोजेक्शन है, आपकी प्रोजेक्शन ये है, ये प्रोजेक्शन है, आपकी प्रोजेक्शन के पास एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स वाला या वाई वाला? देखो एसी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसके पास होता है जो सर्कल में मोशन करता है, ये तो नहीं हो सकता। एक्स वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी प्रोजेक्शन एक्स पे वाइब्रेट नहीं कर रही, कहां पे कर रही है, वाई पे कर रही है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा जो मेरी प्रोजेक्शन है क्यू, इसके बाद जो एक्सेलरेशन होगी वो एसी का वाई कंपोनेंट होगा। बोल भाई हाँ या ना, ऐसे ही होगा। और यहां पे लगा दिया नेगेटिव साइन, क्यों? ये कहां पे डायरेक्टेड नजर आ रहा है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड कौन सा एक्सिस है, वाई नेगेटिव या वाई प्राइम, कुछ भी कह लो, ये बनेगा। अगर मैं वैल्यू निकालूंगा ए क्यू को, मैं ए कह रहा हूं, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो कि प्रोजेक्शन है मेरे केस में, ये आएगा माइनस साइन। ए सी वाई को क्या लिखूंगा, ए सी साइन थीटा लिखूंगा। अरे भैया ये ए सी है तो ये ए सी कॉस थीटा, ए सी साइन थीटा, बन गया ये चीज। अब जो फॉर्मूले पता है वैल्यू पुट कर दो। एसी का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो इसकी होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा। क्लियर, लाके पुट कर दो और यहां पे आ गया मेरा बेटा मेरे पास साइन ऑफ थीटा। समझ आती है बात की, गुड है। आगे चलो, माइनस का v की जगह पे आ गया आर ओमेगा, स्क्वायर था दोनों पे स्क्वायर आ गया, साइन और थीटा की जगह पे कर दिया ओमेगा टी। एक आर से एक आर मर गया, क्या बनता है, a विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स नॉट, आर की जगह पे आया एक्स नॉट और साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। ये आ गई मेरा बेटा एक्सेलरेशन की इक्वेशन, वो आ गई मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ये भी साबित कर देता हूं कि इसके अंदर ये साइन हमेशा अपनी मर्जी से खुद ही फिट बैठता रहेगा। अब एक चीज आप देखो, ये एक्स नॉट ओमेगा टी आपको लिखा नजर आ रहा है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी एक्स नॉट ओमेगा टी नहीं, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे आई कैन राइट इट एज एक्स। तो ए विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। भैया एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे मैंने एक्स चिपका दिया। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, अरे भैया ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो बन जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आपने ये आखिरी चीज भी साबित कर दी कि आपके पास ये जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन कर रही है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ आ गई मेरे बच्चे अच्छे तरीके से? आ गई सर, हम तो कैमरे के पीछे बैठे हैं, आप अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, क्या करें बच्चे, मजबूरी है, आदत हो गई है। अब देखो मैं एक और तरह से भी आपको साबित कर देता हूं, इसी तरह से मैंने आपको लेक्चर 3 में भी साबित की थी। देखो भैया मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है एसएचएम की, दैट इज ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू जरा पुट करो जो भी ताजा निकाला है, क्या निकाला है, माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही निकाला है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आया एज इट इज, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जो वैल्यू निकाली है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि भाई ये तो एसएचएम की इक्वेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो ए का वैल्यू है और जो एक्स का वैल्यू है वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करना चाहिए। देखो एक्स नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी आ, एक माइनस में है एक प्लस में है, माइनस से प्लस से क्या होता है, 0 होता है। क्या आ रहा है, 0 इक्वल्स 0। इसका मतलब आपने काम बिल्कुल ठीक किया है, कोई चीज़ आपने गलत यहाँ पे ड्राइव नहीं करी। अब सर इतनी बात हो गई है तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन भी ड्राइव करा दें हमें। चलो अब वेलोसिटी की एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर लेते हैं। जरा देखो ये ध्यान में रखिएगा, यहां पे जो हमने अपनी डेरिवेशन शुरू की थी इसमें टाइम t इक्वल 0 पे हमारी बॉडी कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। इससे पहले जो हमने
इससे प्रीवियस सेट ऑफ डेरिवेशन किया था उसमें टाइम t इक्वल 0 पे बॉडी कहां थी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थी। यहां कहां पर है, मीन पर है। मीन से जा रही है आपकी बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर मीन पर, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर मीन पर। क्लियर हो रहा है? चलो अब देखते हैं आगे। अब जरा वेलोसिटी की बात भी कर ली जाए। देखो ये मेरा बेटा हमारे पास आ रही है हमारी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन की डेरिवेशन। पार्टिकल आपका यहां से शुरू हुआ था, यहां कहीं पे पहुंच गया, और ये मैंने अपना एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर ली। इस पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मौजूद है, ये वाली बिल्कुल है, बिल्कुल मौजूद है सर। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये पार्टिकल के पास मौजूद है, जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसको कहीं पे थोड़ा नीचे कर लिया जाए वरना नजर नहीं आएगा। चलो यहां देखो अब जरा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है मेरे बच्चे। और आपके पास इसके अगेंस्ट में ये है पार्टिकल यहां पे, इसके अगेंस्ट में आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो यहां कहीं पे मौजूद है। क्लियर हो गया? समझ में आती है बात की? बिल्कुल आती है। अब देखो बच्चे, अगर मैं यहां पे इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूं तो देखो और से, मेरा बेटा VT का एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा, दिस इज X कंपोनेंट। एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा ये वाला, दिस इज Y कंपोनेंट। भाई नजर आ रहा है ना? एक कंपोनेंट बनेगा भैया X वाला, एक कंपोनेंट बनेगा भैया Y वाला। बिल्कुल नजर आ रहा है? देखो अब यहां पे ये है मेरा बेटा एंगल थीटा। जो एंगल यहां पे है वही एंगल यहां थीटा होगा। समझ आती है? अब उसको देखो, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन। क्यों सर? अरे भैया देखो समझो, ये मान लो कोई पॉइंट है, अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और यहां से एक रेडियल लाइन ड्रॉ करूं, अरे भैया ये रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन क्या होती है? जो सेंटर से पास करे और इस पॉइंट को जोड़े। ये रेडियल लाइन इस टेंजेंट के साथ हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। यही वजह है कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अजान हो जाए, आगे चलते हैं। देखो मेरे बच्चे, अब हम क्या करने लगे, एक मैंने बनाया X कंपोनेंट, एक मैंने बनाया Y कंपोनेंट। मैं बता रहा था इन दोनों के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है, जो टेंजेंशियल लाइन है और जो रेडियल लाइन है। तो भैया ये टेंजेंशियल लाइन है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वाली, ये रेडियल लाइन है जो कि पॉइंट से सेंटर को जोड़ रही है। तो एंगल दरमियान में मिला के 90 डिग्री होगा। इसको मैंने कह दिया अल्फा एंगल है। तो भाई दिस और दिस के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मुझे भैया अल्फा का वैल्यू चाहिए, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस का थीटा। समझ आ गई बात की? अब मेरे पास यहां पे VT के दो कंपोनेंट है, एक X वाला और एक Y वाला। जो मेरी प्रोजेक्शन है इसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा? देखो ये तो तय है, टोटल टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके पास नहीं हो सकती। क्यों? ये है सर्कुलर मोशन वाली। भाई ये तो दो डायमेंशन की वेलोसिटी है ना, X भी है Y भी है। मेरा प्रोजेक्शन दो डायमेंशन में तो मूव नहीं कर रहा, एक डायमेंशन में। कौन से वाले? Y वाले। तो इसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा? Y वाला। मैं कहूंगा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन Q है ये होगा Y कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। बोल भाई बात समझ में आ रही है? और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव साइन क्यों आ रहा है? भैया पॉजिटिव साइन इसलिए आ रहा है कि आपका जो ये प्रोजेक्शन है ये अभी कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। और हमें ये बात पता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, गौर से सुनना, मैंने ये नहीं कहा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही वेलोसिटी का है। मैंने कहा जहां पर पार्टिकल जा रहा होता है, प्रोजेक्शन जा रहा होता है, वाइब्रेट करने वाली बॉडी जा रही होती है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। आपका प्रोजेक्शन पहले यहां था, जब पार्टिकल यहां था, पार्टिकल जैसे जैसे यहां मूव करता हुआ आ रहा है तो प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे जा रही है। समझ रहे हो? तो डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। अब सोचो, पार्टिकल जब ऐसे आ रहा होगा तो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन वापस यूं हो जाएगा, डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड। जब पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा तब भी प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे आ रही होगी नीचे, तब भी डाउनवर्ड होगा। जब पार्टिकल वापस यहां जा रहा होगा तब आपके पास वापस ऊपर की तरफ होगा। बोलो भाई समझ आ रहा है? जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो जब पार्टिकल पहले क्वार्टर में जा रहा है, यहां से यहां गया, तो आपका प्रोजेक्शन कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जब पार्टिकल यहां आएगा तो प्रोजेक्शन कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भले पॉजिटिव होती रहे नीचे आते हुए प्रोजेक्शन की, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो कहां पे हो जाएगी? डाउनवर्ड। ये चीज हमने पढ़ी भी थी। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब VQ विल बी इक्वल टू VT जो भी होगा, और आगे आ जाएगा मेरा बेटा साइन ऑफ अल्फा। VT का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? VT इज R ओमेगा। R की जगह पे आ जाएगा X नॉट, और साइन अल्फा की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। सही हो गया? साइन 90 माइनस थीटा को आपने सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। क्या बनता है भाई? ये साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, कॉस अल्फा
साइन बीटा, ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। ये पूरा फैक्टर हो गया मेरे बच्चे हमारे पास 0, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो क्या आंसर आ रहा है इसका कॉस थीटा, डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पे। यानी कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज कमिंग आउट टू बी x नॉट ओमेगा कॉस थीटा। बोलो भाई साहब, पॉइंट समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ रही है? x नॉट ओमेगा कॉस थीटा। तो हमने फिर से 3 इक्वेशन ड्राइव करी, एक x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी, एक v इक्वल्स x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक a इक्वल्स माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन ओमेगा टी, जो यहां पे ड्राइव की थी। ये तीनों आपको किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर क्या कर लेंगी? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक्स का वैल्यू जो है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, वो बता देंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें एसएचएम के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। यही काम हमने एक्स के लिए किया था, अब यही काम मेरे बच्चे हमने किसके लिए किया? वाई के लिए किया। बोलो भैया इतनी बात समझ आती है? जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। और ये हमने सर्कुलर मोशन की मदद से ड्राइव किया था। अब इसी के अंदर बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज कैलकुलस से निकालना बहुत आसान था, जो अभी मैंने काम किया है ना, इसी को करके दिखा देता हूं। देखो समझना जरा, आपके पास यकीनन ये सारी इक्वेशन नोट हुई हुई होंगी, तो आप नोट कर लेना, देख लो जल्दी से। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे बता रहा हूं। जैसे अभी हमने बात की थी x इक्वल्स x नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अगर मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए, वेलोसिटी कैसे आती है? आप x को डेरिवेट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो x नॉट आ गया एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है मेरा बेटा ओमेगा टी, ओमेगा टी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला? x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी यही आंसर आया था मेरा। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, ऐसे ही होता है ना भाई। इसको एक और बार डेरिवेट कर देंगे, x नॉट ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा, मतलब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और जो फंक्शन था एज इट इज आ गया, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो ओमेगा आ जाएगा। क्या बनता है मिला के? माइनस का x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चेक करो, यही फॉर्मूला आ रहा था हमारा एक्सेलरेशन का। अब यही चीज जो हमने लेक्चर नंबर 3 में की थी, वहां पे हमारे पास क्या था? x बराबर था x नॉट कॉस ओमेगा टी के। अगर वेलोसिटी चाहिए, डेरिवेट कर देंगे, dx बाई dt कर देंगे, यानी कि ये v का वैल्यू आ रहा है। x नॉट आया एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी था तो ओमेगा टी आया, ओमेगा टी का आगे फिर से डेरिवेटिव लिया तो ओमेगा आ गया। क्या बनता है? माइनस का x नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। चेक करिएगा लेक्चर नंबर 3 के नोट्स में ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया था। फिर अगर मुझे अब a की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आएगा? dv बाई dt से आ जाएगा, फिर से डेरिवेट कर दो इसको, माइनस x नॉट ओमेगा आ गया एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस, ओमेगा टी आया एज इट इज, ओमेगा का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, ओमेगा का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता, लेकिन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है? ओमेगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस का x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। बोलो भाई साहब, समझ आ रही है बात की? ये वाला पार्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील लेने के लिए था कि कैलकुलस से बहुत आसान है ये डेरिवेशन करना। हमने कैलकुलस इस्तेमाल किए बगैर डेरिवेशन की है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एसएचएम पर इंपैक्ट है या उसका रिलेशन है। ठीक है भैया, इतना हिस्सा क्लियर हो गया, कॉपी कर लो। अब हमने हमारे XT VT AT वाले ग्राफ देखने हैं। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो आपको सामने सेटअप नजर आ रहा है ना, ये XT VT AT ग्राफ पढ़ने का सेटअप है। आपने परेशान नहीं होना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप सब काम कर चुके हो। बस जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं, आप बस थोड़ी देर के लिए जहन में वो चीज ले आओ जो मैं बता रहा हूं। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, जिसपे एक स्प्रिंग बड़े मजे से है और एक मास उसके साथ कनेक्ट हुआ है। आप मास को घसीट कर लेके जाते हो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और छोड़ देते हो। क्या होगा? ये ऐसे जाएगा मीन पर, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पर, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पर, मीन से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। एक साइकिल पूरा हो गया। और जब हमने इसके बारे में बात की थी तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ली थी और ये सारी इक्वेशन ड्राइव की थी। अब चेक कर लेना, सेट है। अब जरा दूसरी चीज रिवाइज करो। कहानी शुरू कहां से हुई? जब टाइम t इक्वल 0 पे आपका मास कहां है? पॉजिटिव एक्सट्रीम से। पॉजिटिव एक्सट्रीम से गया नेगेटिव एक्सट्रीम पर, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस आया पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। अब नोट करो, इसने मीन पोजीशन को 2 बार क्रॉस किया। एक बार जाते हुए पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव की तरफ, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हुए। ये सब बातें जहन में ले आना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए एक बार मीन पोजीशन क्रॉस हुई, फिर मीन से पॉजिटिव की तरफ आते हुए एक बार मीन पोजीशन क्रॉस हुई। सीधे हाथ वाली साइड पॉजिटिव ली जा रही थी, उल्टे हाथ वाली साइड नेगेटिव ली जा रही थी। दूसरी बात हमने ये चीज देखी थी, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, व्हाइल
डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। वेलोसिटी के बारे में हमने बात की थी कि जैसे जैसे बॉडी मीन की तरफ आएगी, जब देखो ये आपके पास पॉजिटिव एक्सट्रीम से जब बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव है। फिर जब बॉडी इधर आ रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट हो रही है। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, आपका जो ग्राफ है ना वो इन तीनों में से किसी भी मदद से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये तीनों एक ही चीजें, इसलिए मैंने यहां लिख के दिखा दिया, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अगर आपको कहेगा टाइम t इक्वल 0 पे, इसका मतलब स्टार्ट की बात कर रहा है। अब उसके अगेंस्ट में अगर आपने ओमेगा टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखो भैया ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि यहां बन जाएगा 0 रेडियंस। ठीक है, मान लो आपने इसका कैलकुलेट करना है तो मैं एक बार दिखा देता हूं। 2 पाई बाय कैपिटल टी आ गया, ये टाइम टी इक्वल्स टी बाय 4, इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। टाइम टी इक्वल्स टी बाय 4 के लिए मैं सारी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब की बार 2 बाई टी मल्टीप्लाई बाय आ गया टी बाय 4 मेरे बच्चे, तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा, टी से टी मर गया, पाई बाय 2 रेडियन, ये बन गया पाई बाय 2 रेडियंस। ये रेडियन आपका SI यूनिट होता है किसका, थीटा का या एंगल का। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा बेटा पाई रेडियन, ये 2 पाई बाय 2 बन जाएगा। ये आ जाएगा मेरे बच्चे हमारे पास 3 पाई बाय 2, और ये आ जाएगा मेरा बेटा हमारे पास 2 पाई रेडियन, ये 4 पाई बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने रेडियन से कभी जाना हो डिग्री में, तो तरीका क्या होता है, मान लो जैसे ये आपके पास था रेडियन, तरीका होता है आप मल्टीप्लाई करते हो 180 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करते हो, 180 बाय पाई से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई मर गया, ये हो गया 90 डिग्री। जैसे क्लियर हो गया, जैसे 0 का 0 ही होता है, ये 0 डिग्री है, बस फर्क इतना ही है 0 रेडियंस है। ठीक है, पाई सिमिलरली अगर पाई का मुझे निकालना है, यहां करके दिखा रहा हूं, अगर पाई का निकालना है तो पाई मल्टीप्लाई बाय 180, हमेशा क्या करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी से क्यों करते हैं, इसके लिए सर्कुलर मोशन में पूरी बहस में कर चुका हूं, उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। तो भाई पहले तो ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ना, इससे पहले अपनी आत्मा के अंदर तक उतार लो, अपने दिल की गहराइयों में, अपने फेफड़ों में, जिगर में, जहां उतारना है उतार लो इसको अच्छे से, कि भाई ये तीनों चीजें एक ही चीज है, नई कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब ये सारे ग्राफ ना हम एक साथ बनाएंगे, तो इससे भी परेशान नहीं होना। ठीक है, इसलिए मैंने यहां से इसको बीच से मिटा भी दिया, चलो ताकि तुम्हारे जिंदगी में सुकून रहे, कोई टेंशन ना हो। ठीक है, ये आ गया ग्राफ, क्लियर हो गया। अब करना क्या है भाई, करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है, फिर उसको रिलेट करेंगे। मेन काम रिलेट करना है, ग्राफ बनाना तो बहुत बकरी है, कोई मसला नहीं है। देखो करना क्या है भाई, ये ओमेगा टी थीटा के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, और यहां पे पहले एक्स का ग्राफ जरा पुट कर रहा हूं। देखो एक्स का जो इक्वेशन है वो मैंने यहां लिख दिया, एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉस थीटा, ये ड्राइव हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, थीटा की जगह डाला 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो आंसर आ गया एक्स इक्वल्स प्लस एक्स नॉट। ठीक है, पहले यहां वैल्यूज पूरी कर लो, प्लस एक्स नॉट, 90 डालो यहां, कॉस 90 0 हो गया, तो एक्स विल बी इक्वल टू, यहां पे आ रहा है 0। सही है, ये एक्स एक्स नहीं लिखते, वो मसला ही होता रहेगा, वरना यहां डायरेक्टली लिख दो। यहां आ रहा है मेरा बेटा आपके पास प्लस एक्स नॉट, ये हो गया 0। 180 पुट करो, कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा भैया माइनस एक्स नॉट। फिर 270 पुट करो, कॉस 270 या कॉस -90 डिग्री आपके पास 0 होता है। 360 पुट करो, वापस ये हो जाएगा प्लस एक्स नॉट। करके देख लो, कॉस 360 होता है +1, तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब इसको उठा के वहां मार्क कर दो, बस इतना सा काम था। प्लस एक्स नॉट को अगर आप यहां मार्क करोगे, देखो जरा, प्लस एक्स नॉट यहां पे, यहां कहीं पे आ गया प्लस एक्स नॉट, 0 ये आ गया 0, फिर माइनस एक्स नॉट, भाई ये जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स नॉट, फिर ये आ गया मेरा बेटा 0, फिर ये आ गया आपके पास, ये इधर आ गया प्लस एक्स नॉट। अब ये अपना ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये हो गया भैया हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया, हमारा एक्स टी कर्व बन गया इसके लिहाज से। अब सर ये तो अजीब बेहुदा सी चीज लग रही है देखने में, अब समझो जरा ये क्या बता रहा है। रिवाइज करो, रिवाइज करो, एक कहानी शुरू कहां से हुई थी, मास स्प्रिंग सिस्टम को आप लेके गए थे यहां पे और छोड़ दिया पॉजिटिव एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव से मीन, फिर मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम। समझ आ रहा है भैया, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये प्लस एक्स नॉट के बराबर है, और ये वाली वैल्यू अभी मार्क करी है ना, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, ये है मेरा बेटा हमारे पास माइनस एक्स नॉट के बराबर। बोल भाई साहब समझ आ रही है बात की। फिर ये भी तो आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे बॉडी मीन की तरफ आती है डिस्प्लेसमेंट कम होती है, तो जब बॉडी मीन की तरफ आ रही है डिस्प्लेसमेंट देखो कम होती जा रही है, देखो, फिर जब मीन से दूर जाती है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, फिर तो ग्राफ समझ में आ रहा है, मीन की तरफ आ रही है डिस्प्लेसमेंट कम, मीन से दूर जा रही है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा आगे देख लेते हैं हम जरा।
अब जरा वेलोसिटी के बारे में बात कर लीजिए कुछ थोड़ी सी। वेलोसिटी की इक्वेशन देखो क्या लिखी है, v इक्वल्स माइनस का x नॉट ओमेगा, आगे आ रहा है साइन ओमेगा टी, दोस्तों साइन थीटा कह देंगे। चलो भाई वैल्यू पुट करो जरा। 0 डिग्री, जब यहाँ 0 पुट करूंगा साइन 0 डिग्री होता है 0, तो ये तो हो गया भाई साहब 0। 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है 1 के बराबर, तो आ गया माइनस का x नॉट ओमेगा। ये पुट करो 180, साइन 180 वापस क्या हो गया 0। 270 साइन 270 डिग्री का मतलब होता है साइन माइनस 90 डिग्री विच इज -1, तो -1 यहां से आया, ये एक माइनस पहले से, तो ये हो गया आपका प्लस का x नॉट ओमेगा। फिर 360 डिग्री वापस 0 होता है, ठीक है। अब ये वैल्यूज लाके यहां मार्क कर लेंगे। जब मैं ये वैल्यूज लाके यहाँ पे मेरा बेटा मार्क करूंगा तो देखो सबसे पहले मेरे पास है ये नीचे मैंने लिया हुआ अभी है ना, टाइम t इक्वल 0 पे ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मार्क कर लो भाई, टाइम t इक्वल 0 पे 0 आ गया। फिर क्या आ रहा है माइनस एक्स नॉट ओमेगा t/4 पे, ये आ गया माइनस एक्स नॉट बाय ओमेगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा सॉरी। फिर अगले उस पे 0 आ रहा है, फिर अगले उस पे जितना ये नीचे था उतना ही ऊपर कर दो यहाँ पे प्लस एक्स नॉट ओमेगा, फिर 0 आ रहा है, ये बन गया। अब इसको मेरा बेटा जब हम ट्रेस करेंगे तो देखो जरा भैया, देखो आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये ग्राफ आपके पास माइनस साइन थीटा का ग्राफ है। ये जो ऊपर वाला ग्राफ था ये आपके पास प्लस कॉस थीटा का ग्राफ था, ये नीचे वाला आपका माइनस साइन थीटा का ग्राफ है। देखो ये माइनस साइन थीटा के साथ लगा दो तो यही ग्राफ बन रहा है आपका, ऊपर वाला कॉस थीटा का ग्राफ था आपका। जब हमने पहले लेक्चर में जब ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मैंने आपको तब ये चीज फील कराई थी कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम के अंदर या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो साइनोसॉइडली वेरी करती हैं। तो अब देखो साबित हो रही हैं चीजें, क्लियर हो रहा है। अब इसको अगर आपने फील करना है ना तो देखो बड़ा जबरदस्त तरीका है फील करने का। आपने कहानी शुरू कहां से हुई थी, आपकी बॉडी गई थी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, यहां से छोड़ दिया, बॉडी जा रही है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। जब तक आपकी बॉडी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, डायरेक्शन इस तरफ होता है और ये नेगेटिव काउंट होता है, ये वेलोसिटी यानी कि कैसी होगी आपकी नेगेटिव होगी। देखो जरा यहां पे आपकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस से नीचे नजर आ रही है, ये सारी वेलोसिटीज आपकी नेगेटिव है। देखो यहां पे वेलोसिटी पढ़ोगे यहां पे, यहां पढ़ोगे यहां पे, यहां पढ़ोगे यहां पे, ये सब नेगेटिव है। जैसे ही आपकी बॉडी देखो यहां से, ये कौन सा पॉइंट है नेगेटिव एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, जैसे ही आपकी बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम से आगे जाती है आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। जैसे ही आपकी बॉडी नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रही है अब सारी वेलोसिटी पॉजिटिव। भाई ये नेगेटिव एक्सट्रीम वाला पॉइंट था ना, देखो इसके बाद वाली सारी वेलोसिटी आपकी क्या है पॉजिटिव। ये वाला जो आपका इतना हिस्सा जो है, इतने हिस्से के अंदर, इतने हिस्से में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी जा रही है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, यानी ये इसको इस तरह बनाओ, आपकी बॉडी जा रही है पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहां जा रही है नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रही है। बोलो भाई साहब इतने हिस्से में ये हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से बॉडी कहां जा रही है, देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम से बॉडी कहां आ रही है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो आपकी वेलोसिटी सारी नेगेटिव है यहां पे, क्लियर है। फिर आगे वाले हिस्से में आपकी बॉडी कहां जा रही है, आपकी बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रही है, यानी कि वहां से यहां आ रही है, तो आपकी वेलोसिटी सारी की सारी कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ रही है, और मुझे बताना क्या कॉन्सेप्ट का फील भी आ रहा है। ये सारा जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैंने बता दिया था ये क्या है माइनस एक्स नॉट ओमेगा और वो, और साथ आप ये भी देख लो हमने ये चीज पढ़ी थी जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम। साथ ये भी बताया था, सोचो ये भी बताया था, और इससे मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहे हो तो भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में। यही तो हो रहा है। देखो यहां पे जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखो नीचे मैक्सिमम है। फिर जब आप वहां से इधर आ रहे हो यानी कि अपने जो आपका नेगेटिव एक्सट्रीम से वहां से आप पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो तो वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है। अब आखिरी वाला ग्राफ देख लो मेरा बेटा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन जब हम देखते हैं तो ये चीज बन जाएगी a विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और आगे आ जाएगा ये कॉस ओमेगा टी था तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। सही है, वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू लाके पुट कर दो। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, क्या बनेगा माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। फिर कॉस 90 0 होता है तो ये पूरा 0 हो गया। फिर कॉस 180 -1 होता है तो ये -1 और ये यहाँ पे पहले से मौजूद है एक माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। फिर कॉस 270 डिग्री भी क्या होता है 0 हो जाएगा। कॉस 360 डिग्री क्या होता है +1 होता है, तो ये बन गया आपका माइनस का एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ला के वैल्यूज मार्क कर देंगे उसके अंदर। अब जल्दी से देखो भैया टाइम t इक्वल 0 पे क्या है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अगले वाले में 0 यानी कि ये आ जाएगा उठ के यहाँ कहीं पे, ठीक है। फिर अगले वाले में
प्लस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। फिर अगले वाले में 0, यानी कि यहाँ कहीं पे आ गया। फिर उससे अगले वाले में माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इसको ले आओ भाई साहब। ये मेरे बच्चे हमारे पास ये कुछ ग्राफ बन रहा है उठ के, ये कुछ ग्राफ बन रहा है हमारे पास। अब आप नोट करो, ये जो ग्राफ बन रहा है ये इस ग्राफ का इनवर्स बन रहा है। देखो देखो और से देखो, इस वाले ग्राफ को अगर मैं बिल्कुल ऐसे पलट दूं तो ये ग्राफ बन रहा है। बोल भाई हाँ या ना, बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। तो हमने ये बात पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ओपोजिटली डायरेक्टेड, तभी तो माइनस साइन आता था। नजर आ रहा है, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। ये चीज देखो यहां से भी नजर आ रही है, ये नेगेटिव साइन अपने कॉस के फंक्शन में डाल देना, तो नेगेटिव कोसाइन फंक्शन का ग्राफ नजर आ रहा है आपको। दूसरी चीज हमने पढ़ा था, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगी वहां एक्सेलरेशन 0 होगी, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 एक्सेलरेशन 0। फिर जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगी वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव, एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव। बोलो भैया, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी के अंदर हमने जो अभी इक्वेशन ड्राइव की है उसके भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे ग्राफ बनेंगे। वो ग्राफ मैं यहां पर बना के नहीं दिखा रहा, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, उसको आप वहां से देख सकते हो। और आपने मुझे बताना है कि क्या ये सारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दूसरी अहम बात जो आपने ध्यान में रखनी है, टाइम t इक्वल 0 पे अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद है तो क्या करोगे, तो मेरा बेटा आप x इक्वल्स कॉस थीटा वाले सारे फंक्शन ध्यान में रखोगे। अगर टाइम t इक्वल 0 पर आपकी बॉडी मीन पॉइंट पर मौजूद है तो आप क्या करोगे, तो मेरा बेटा आप अपने साइन थीटा वाले सारे के सारे ग्राफ अच्छे से जहन में रखोगे। और एक बार जो दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन है ना, x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस वाला, a इक्वल्स माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जो भी ड्राइव किया था उसका ग्राफ बना के देखना। वो ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां एक साइन फंक्शन का ग्राफ आएगा, यहां पे एक कॉस फंक्शन का ग्राफ आएगा इस तरह से, यहां पे इनवर्स साइन फंक्शन का ग्राफ आ रहा होगा, मतलब माइनस साइन थीटा का ग्राफ आ रहा होगा। क्लियर हो गया। साइन इनवर्स बेसिकली अलग चीज होती है। तो मुझे बताइएगा क्या ये लेक्चर का अच्छे से फील आया या नहीं आया। वो वाले ग्राफ में सॉल्व करके लेक्चर में इंक्लूड, नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए।